Good morning, all of us students. We all are assembled once again, talking and discuss about the ADO question. Next day before asking an ADO examination. Some students and teacher are very found himself deep distress because of this question's level is very difficult, but this nature of the questions is based on एनसीईआरटी बेस्ड। इसका मतलब ये हो गया कि अब मुझे जो अध्ययन करना है या अध्यापन करना है वह सतही किताबों के माध्यम से नहीं करना है, बल्कि हमें एक स्तरीय किताब और एक ऑथेंटिक किताब की जरूरत पड़ेगी। वह बुक्स जो पहले हम पढ़ते पढ़ते अपनी सीने पर कर सो जाते थे, शायद दिन की मांड आयोग कर रही है, इन्हीं से किसी दूरभाष यंत्र को लगाने की आवश्यकता नहीं है। उस किताब की दौर में जाकर उन किताबों में कोई ही दुनिया में तथ्यों को ढूंढना है, उन जो बातें कही गई है वो सार्वगर्भित तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करना है, ताकि अपने विश्लेषण की विकसित ऐसी मान अब आयोग कर रही है। मैं आपको हो सकता था तो मैं 1 घंटा में, आधे घंटे में प्रश्न का आंसर बता देता। यह है काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, फिर आपकी इतनी फायदा नहीं हो पाती। फायदा हम कोशिश कर रहे हैं कि व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से, संस्थान के माध्यम से यह आपको निश्चित रूप आने वाले एग्जामों में, और मैं तो इतना कह दिया था और पढ़ाते समय और क्वेश्चन डिस्कशन करते समय हमने बताया था कि जिसमें जो पहले दिन प्रश्न आए उसको डिस्कशन कराए, और मैंने बताया कि इस डिस्कशन से रिलेट करके आगे प्रश्न ऐसे जा सकते, और सेम डिटो के डिटो वही प्रश्न 5 से 6 प्रश्न आए। जब साइंस के प्रश्न ही 25 से 30 के रेंज में पूछे जा रहे हैं, उसमें से 5 से 6 प्रश्न 2 घंटा का वीडियो देख लेने से, हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि जिसकी आप घंटों किसी यूट्यूबर के वीडियो देखे होंगे तो एक भी क्वेश्चन टकरा गया हो। मैं ऐसा दावा तो नहीं कर रहा हूं कि नहीं टकराया होगा या टकराया होगा, लेकिन इतनी जरूर गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उसके लिए आप बहुत समय बर्बाद किए होंगे और शायद कंटेंट मिले भी नहीं हो। लेकिन हम उस लिंकिंग के आधार पर बता दिए थे कि अगर 2 घंटा आप देखे होते, 6 क्वेश्चन आप सही कर लेते, अगर उसका निगेटिव कर लेते तो 8 क्वेश्चन का फायदा होता, यानी कि 8 नंबर का फायदा होता। और 8 नंबर खुद होता है मेरे बाहर और अंदर ले जाए, वो तो 1 नंबर ही काफी हो। लेकिन जब लाखों की हो तो 8 नंबर एक बहुत मैं इसी चीज को ध्यान में रख इतने मेहनत कर उसका कोरिलेशन कर और बड़ी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ की आम व्यक्ति, चाहे वह साइंस बैकग्राउंड के हो या नहीं हो, सभी को अच्छे स्तर से समझ में आए, अच्छी समझ विकसित, क्योंकि साइंस कंप्रीहेंड है, समझना है। समझना तो आर्ट में भी, समझना तो किसी और विषय में होता है। मैं किसी विषय को कम या कमतर मापने का न प्रयास कर रहा हूँ, न ऐसा दुस्साहस कर रहा हूँ, क्योंकि हर विषय की अपनी विषय वस्तु होती है, अपनी उनकी लिमिटेशन भी होती है और अपनी उस गहराई भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आपके मन मस्तिष्क पर यह अगर बैठ चुका है, साइंस एक बोझिल और बहुत ही विषय है, तो आप जब हमसे जुड़कर देखेंगे, साइंस से ही आपके अंदर रोचकता का उद्गार करेगी, रोचकता लाएगी। और यह रोचकता सिर्फ रोचकता ही नहीं लाएगी, बशर्ते आप इस विषय से बहुत अच्छे ढंग से जुड़ जाएंगे। और जब किसी विषय से आप तन्मयता के साथ जुड़ जाते हैं, तो वह शिद्दत के साथ जुड़ जाते हैं। तो कहा जाता है कि कोई भी विषय के लिए आप जब शिद्दत से जुड़ जाते हैं तो वो सारी चीजें कायनात
सारी चीज मिलाने का प्रयास करता है, जिसके लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आप, चूंकि मोटिवेशन तो बहुत सारे होती रहती है, मोटिवेशन की बातें होती रहेगी, लेकिन अपने विषय वस्तु पर आते हैं। आपको बहुत सारी बातें क्वेश्चन का डिस्कशन कराते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एनसीईआरटी बैच लाए, ताकि बहुत कम समय पर और कैसे मुझे अध्ययन करना है। आपको अब इस डिस्कशन के बाद तो पता चल गया है कि लोग कैसे पढ़ाते हैं, कैसे हमें किसी से कोई कंपेरिजन नहीं है, नहीं हम किसी चीज़ का, हम किसी प्रतिद्वंदिता का नाम लेकर हम किसी कंपटीशन कर रहे हैं। बशर्ते आप स्नातक पास है तो स्वयं अपने आप से मूल्यांकन कीजिए, कौन सी संस्थान, कौन सा इंस्टीट्यूट। सिर्फ मोटिवेशन के नाम पर आप जिंदगी भर कब तक ठगे जाते रहेंगे। परीक्षा की दर्द की दबिश सिर्फ शिद्दत के साथ महसूस सिर्फ परीक्षा के 2 दिनों और 3 दिनों के बाद ही महसूस की जाएगी, या यह दर्द आपकी आजीवन बनी रहेगी। इन चीजों का मूल्यांकन स्वयं में आपको करना है। इसलिए आप जगिए, सजग होइए, और सही दिशा निर्देशन में, बड़े संस्थान से जुड़िए या न जुड़िए, लेकिन सही शिक्षा, सही शिक्षा, सही दिशा निर्देशन और सही टारगेट के साथ लक्षित किया जाए तो कोई भी टारगेट को उद्भेदन किया जा सकता है, लक्षित किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देते हुए और मैं अपने विषय वस्तु पर आता हूँ। आज डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन मैंने 33 तक करा दिया था, उसका पूरे मैंने डिटेल एनालिसिस कर दिए थे। आज 34 से शुरू करेंगे, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। आप ये भी सूचित करिए कि आप तक ये आवाज़ पहुँच रही है या नहीं। चूँकि यह लाइव स्ट्रीमिंग से नहीं हो रहा है, तो ठीक है, आपको यह वीडियो ज़रूर पहुँच जाएगी, लेकिन आप ज़रूर ये देखिए कि वीडियो पहुँच रही है, आवाज़ आ रही है कि नहीं। ये शिद्दत के साथ हमारे सहकर्मी इसको सूचित करेंगे, क्योंकि यह वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब ने हमें आज टेक्निकली रूप से दिक्कत डाल दी है। तो शायद आज हम तकनीकी रूप से तो आपको लाइव हम सेशन में नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन यह रिकॉर्डिंग के रूप में आप तक यह वीडियो पहुंच जाएगी। ऐसा मेरी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। संस्थान हमारे हम अनुरोध करेंगे कि यह बच्चों के लिए डाल दिया जाए, ताकि बच्चे इससे लाभान्वित हो सके और अपने दोस्तों में, सर्किलों में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, व्यू बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन व्यू के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ कि अगर 10 लड़के भी जिनको शिद्दत के साथ ये ज़रूरत है, अगर वह उनको फ़ायदा पहुँचा दिया, तो हमारी यह वीडियो बनाने की सार्थकता हो जाएगी। मैं व्यू के लिए नहीं करता हूँ, या मेरे फितरत में नहीं है। चलिए, अब हम आते हैं और इस क्वेश्चन का डिस्कशन कराते हैं। और क्वेश्चन नंबर 34 है। इसकी चर्चा हम अभी करते हैं, आनंद लेते हैं। आनंद लीजिए, आप भी लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में जब आनंद लीजिएगा तो चीजें बहुत अच्छा लगता। चलिए, निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्ञात जीव माना गया है, ज्ञात जीव माना गया है। अब कई लोगों को लगा होगा, सर यहाँ तो जीव है, और यहाँ तो जीव है, और हमारा ये जो है, यहाँ तो जीव है, और यहाँ पर तो वृक्ष ऑप्शन में दिए हुए हैं, यहाँ तो वृक्ष ऑप्शन में दिए हैं, यहाँ तो वृक्ष ऑप्शन में है। आपको पता होना चाहिए कि वृक्ष भी भले ही वह चलती नहीं है, घूमती नहीं है, कुछ जीवों को छोड़, वृक्ष को छोड़ दे तो, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव है जो जो जीव के श्रेणी में हम रखते हैं। इसलिए भी वृक्ष को, वृक्ष हमें प्राणवायु देती है, उसमें जीवन होता है, उसे जीवंतता होती है, वो अपने फूड का निर्माण स्वयं कर सकता है, फोटोसिंथेसिस क्या कर सकता है, वह सब क्रिया करती है जो जीव में सजीव होने का हरण देता है। तो यह भी एक जीव के रूप में ही माना जाए। अब आता है कि अब इसका जो सबसे पृथ्वी पर सबसे ऊंचा ज्ञात जीव जो माना गया है, यानी कि वृक्ष जो माना गया है, वह कौन सा है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। तो यह है
हाइपेरियन, 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 हाइपेरियन। अब कहेंगे कि हाइपेरियन तो कहीं भी इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो मैं इसको पूरा डिटेल एनालिसिस कराता हूं कि हाइपेरियन एक्चुअली है क्या। हाइपेरियन जो है वह कैलिफोर्निया यूएसए में जाइएगा तो वहां पर एक है रेडवुड नेशनल पार्क, रेडवुड नेशनल, रेडवुड नेशनल पार्क, रेडवुड नेशनल पार्क। और यह कहां स्थित है? कैलिफोर्निया यूएसए, फोर्निया, कैलिफोर्निया यूएसए में। और हाई हाइपेरियन एक प्रकार का यह सिकोया वृक्ष ही है, सिकोया वृक्ष ही है। जैसे हम किसी कुत्ते की प्रजाति को हम पालतू बना लेते हैं तो उसको एक अलग से नाम दे देते हैं, टॉमी बोल देते हैं, के बाद में कुछ और भी नाम डाल देते हैं। उसी तरह से हाइपेरियन, हाइपेरियन नाम दिया गया है, एक्चुअली यह सिकोया वृक्ष की ही प्रजाति का है, यह सिकोया वृक्ष प्रजाति का ही है। तो वह एग्जैक्ट इसका उत्तर सी जाना चाहिए, सी फॉर कैट। यह सिकोया वृक्ष का ही है, हाइपेरियन का नाम दिया गया है। यह रेडवुड नेशनल पार्क कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। अभी तक का ज्ञात सबसे ऊंचा वृक्ष है या जीव है, ये आप लिखते चले जाइएगा। और इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई जो है 115 मीटर 0.92 मीटर है, 92 मीटर है, ये इतनी ऊंचाई है, यानी 115.92 मीटर है। आप ज्ञात की अंदाज कीजिए कि कितना यह ऊंचा होगा। और फीट में 330 पॉइंट या लगभग 330 फीट के करीब होगा, फीट के करीब, फीट के करीब इसकी ऊंचाई अगर निकालिएगा फीट में तो 330 फीट के करीब आएगा, या 330 इसकी ऊंचाई है। तो ये सब लिखते चले जाइएगा, 330 फीट की ऊंचाई है, ये आप लिखते चलेगा। ये 330 से 380 फीट आएगा। अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 380 पॉइंट लिख सकते हैं, फीट के करीब है। अगर इसको फीट में बदलिएगा तो यही आएगा। अब जो है इसमें और भी वृक्ष के बारे में, बरगद के वृक्ष के बारे में तो आप लोग सब लोग जानते होंगे, तो बरगद के वृक्ष के बारे में बहुत कुछ चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन सॉसेज, सॉसेज एक वृक्ष है, सॉसेज वृक्ष, इसके बारे में मैं चर्चा कर देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है यह सॉसेज भी। इसको कहा जाता है, उपनाम है बलम खीरा, बलम खीरा। या खीरा की भांति इसके जो फल होते हैं वह नीचे की ओर लटके हुए रहते हैं वृक्ष में, तो इसका एक उपनाम बलम खीरा भी है। इसका सॉसेज वृक्ष का एक उपनाम बलम खीरा भी है, लिख लीजिएगा, राइट डाउन करते जाइएगा। इसका एक नाम बलम खीरा है। यह जनरली कहां पाया जाता है? यह जनरली पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है, पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है। और इसकी ऊंचाई जो है, इस वृक्ष की ऊंचाई 20 से 40 फीट तक होती है। इसकी ऊंचाई 40 से 20 से 40 फीट होती है और यह पश्चिमी अफ्रीका में जनरली पाया जाता है। सॉसेज वृक्ष या बलम खीरा इसका उपनाम है। तो एक भविष्य में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे बलम खीरा भी कहा जाता है, बलम खीरा कहा जाता है। एक है जाजोबा वृक्ष,
जाजोबा वृक्ष। जाजोबा वृक्ष, इसके बारे में ये भविष्य में ज्यादातर प्रश्न पूछने की माने इसका संभावना ज्यादा है, क्योंकि एक में इससे एक प्रकार का विशेष प्रकार के तेल निकालने की चर्चा की जाती है, जो इस तेल को कहा जाता है या कैंसर रोधी तेल के रूप में भी इस्तेमाल माने किया जा सकता है। ऐसे मेडिकल साइंस इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बहुत जगह पर यह जर्नल में प्रकाशित हुआ है जाजोबा वृक्ष। इसका तेल जो होता है यह कैंसर रोधी तेल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सबसे पहले तो यहाँ एक बात ये बता लीजिएगा कि यह किस प्रजाति का फसल है। तो यह तिलहन प्रजाति का एक वृक्ष है, होना तो चाहिए वह वृक्ष के रूप में, हालांकि जाजोबा एक वृक्ष है, तो तिलहन प्रजाति का है, यानी कि तेल इससे निकाला जाता है। इसको, इसका भी एक उपनाम है, उपनाम याद रखिएगा, इसका उपनाम है कॉफी बेरी। इसका उपनाम है कॉफी बेरी। कॉफी बेरी, इसे कॉफी बेरी भी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है जाजोबा वृक्ष के बारे में, इसे क्या कहा जाता है? कॉफी बेरी कहा जाता है। और इसे माने हमारे एक सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जो भी तेल लगाते हैं वह चमकने लगता है। जैसे कोई भी हम ऑयल लेके अगर हम सर में, बाल में लगाए या फिर त्वचा पर लगाते हैं, तो वह अलग से दिखता है, दिखाई देने लगता है कि वह किसी भी प्रकार से वह तेल हम एक्सटर्नल रूप से लगाए हैं या उसका इस्तेमाल किए हैं। लेकिन जाजोबा वृक्ष की से जो तिलहन यानी कि तेलीय पदार्थ निकाला जाता है, उसकी एक सबसे बड़ी खूबसूरती यह है, इसका जो ऑयल होता है, इसका जो ऑयल होता है वह हमारे शरीर में देखते होंगे छोटे छोटे ग्लैंड्स के रूप में होते हैं, तेलीय ग्रंथि होती है, यानी कि ऑयली ग्लैंड्स जो होते हैं, और उससे देखते होंगे जो हमारा शरीर चिकनाहट दिखाई देता है या महसूस होता है, उस तेलीय ग्रंथि से कुछ तेलीय पदार्थ निकलते रहते हैं। सेम उसका नेचर जो है जाजोबा वृक्ष से निकलने वाले तेलीय पदार्थ के समकक्ष या समतुल्य पाया गया है। इसीलिए यह इसके बारे में कहा जाता है कि जाजोबा वृक्ष हमारे शरीर के लिए बेहद अनुकूल है। और यह जो है कई बार, और इतना ही नहीं, इसके तेल जो है कई बार मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है। जैसे घावों का उपचार करना है तो इसका तेल का इस्तेमाल किया जाता है। कवकनाशी के रूप में अगर इस्तेमाल करना है तो इसके तेल का इस्तेमाल किया जाता है। और कई बार तो इसके कीटनाशी के रूप में भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इस तेल के बहुत ज्यादा जो है विशेषताएं हैं। अरे ये सब तो बात छोड़ दीजिए, जाजोबा वृक्ष उन क्षेत्रों के लिए बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से लाभप्रद है। वैसे क्षेत्रों के लिए वैसे क्षेत्रों के लिए आर्थिक लाभप्रद हो सकता है जिन क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है या सूखा एरिड इलाका है, जिसकी टेम्परेचर 55 डिग्री से ऊपर है, 55 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है या 55 डिग्री के आसपास है, वहां तो बहुत ज्यादा भीषण गर्मी है। उसमें भी यह वृक्ष सस्टेन कर सकता है, एग्जिस्टेंस कर सकता है। यानी कि इसमें जो सहन करने की क्षमता है, ताप सहन करने की क्षमता है, वह अद्भुत है। इसलिए जाजोबा वृक्ष बहुत चर्चा में है कि रेगिस्तानी इलाकों में हम इसको अगर लगा दे तो 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही इसे उपजाया जा सकता है और इसके कई लाभ भी हैं। इसलिए इसको कॉफी बेरी भी कहा जाता है। यह एक तिलहन का पौधा भी है और यह एक प्रकार का ऑयल निकाला जाता है, जो ऑयल हमारे शरीर के निकलने वाली तेलीय ग्रंथियों के समकक्ष होती है। और सबसे बड़ी चीज है
कि यह कई बार इसके मेडिसिन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि अगर कवकनाशी के रूप में, या किसी प्रकार का अगर शरीर में किसी भी प्रकार से अगर हम इसको तेलीय रूप से अगर इस्तेमाल करें, जिससे कि कोई हमारा उसका एक्सटर्नल कोई इफेक्ट नहीं दिखे, तो इस तेल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एक चीज और बता देते हैं, घाव घाव हो गया है, सूजन हो गया है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सवाल उत्पन्न होता है, इसका और भी चर्चा इसलिए भी है, एक होता है स्पर्म व्हेल, और स्पर्म व्हेल का कई बार अनावश्यक रूप से, माने उसको कहते हैं अवांछित रूप से, एक प्रकार के तेल के लिए ही इनका अवैध शिकार किया जाता है, अवैध शिकार किया जाता है स्पर्म व्हेल के लिए। और इसमें जो तेल निकाला जाता है, इसका जो अवैध शिकार किया जाता है, वो एक प्रकार के तेल के लिए ही किया जाता है। और अब जो है स्पर्म व्हेल का अवैध शिकार करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस स्पर्म से जो तेल निकलता है वह लगभग लगभग इसी व्हेल के समकक्ष है या उन्हीं के अनुरूप होता है, इसलिए स्पर्म व्हेल करने की शिकार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप समझ जाइए कि जाजोबा वृक्ष जिसे कॉफी वेरी कहते हैं, उसका कितना महत्वपूर्ण फायदा हो सकता है। यह क्योंकि यह जनरली इसको ज्योग्राफी के रूप में हम ले सकते थे, ज्योग्राफी के रूप में ले सकते थे, लेकिन हम इन्हें इसको, क्योंकि इसका मेडिकल साइंस में प्रयोग है, बहुत जगह पर प्रयोग है, तो इसीलिए हमने इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अप्लाइड वाले, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में रहकर मैंने इसकी चर्चा कर दी है। तो इसका उत्तर ऐसे सी जाएगा, लेकिन हम सारे प्रश्नों का हमने ऑपरेशन कर दिया है। अब आइए, अब आते हैं, देखिए पीछे मैंने व्हेल की चर्चा कर दी थी, तो यहां पर थोड़ा सा व्हेल के बारे में चर्चा कर देता हूं कि व्हेल, क्योंकि व्हेल की चर्चा आई है तो व्हेल से रिलेटेड बायोलॉजी में प्रश्न आ सकते हैं, व्हेल से रिलेटेड। तो मैं व्हेल के बारे में कुछ चर्चा कर देता हूं कि एक्चुअली व्हेल जो है वह दो प्रकार की होती है, और कैसे वो व्हेल होते हैं दो प्रकार के, चर्चा कर लेते हैं। व्हेल से प्रश्न आले की तो व्हेल की दो प्रजातियां होती है, एक को कहते हैं बेलिन व्हेल और दूसरे को कहते हैं टूथ व्हेल। बेलिन व्हेल और टूथ व्हेल, बेलिन व्हेल और टूथ व्हेल, टूथ व्हेल। अभी टेक्निकल चीज पर नहीं जाइए, बहुत ज्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं अच्छे ढंग से समझा दूंगा आपको। भविष्य में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेलिन जो होता है, बेलिन, बे माने बीना, बे माने लीना, बीना, तो बीना दांत के व्हेल पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, बिना दांत का जो व्हेल होता है उसे, बिना दांत के व्हेल जो होता है उसे बेलिन व्हेल कहते हैं। बिना दांत का जो व्हेल होता है, यह बायोलॉजी सेक्शन में भविष्य में पूछे जा सकते हैं। और टूथ व्हेल को कहते हैं दांत वाले व्हेल, दांत वाले व्हेल, दांत वाले व्हेल, दांत वाले व्हेल, यानी कि दांत वाले को टूथ 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 बोलते हैं ना, टूथपेस्ट, तो इससे पकड़ लीजिए टूथपेस्ट जो इस्तेमाल करते हैं, टूथ से दांत, दांत वाले व्हेल। और बेलिन का मतलब है बिना दांत वाले व्हेल। तो व्हेल दो प्रकार के होते हैं, एक दांत वाला होता है, एक बिना दांत वाला होता है। तो बिना दांत वाले व्हेल में लिख लीजिएगा, इसमें होता है ब्लू व्हेल होता है, हम्पबैक व्हेल होता है, ग्रे व्हेल होता है और बोडेड व्हेल होता है। ब्लू व्हेल होता है, ब्लू व्हेल होता है। और ब्लू व्हेल इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा जीवित प्राणी होता है।
यह 100 फीट और 200 टन का होता है। तो लिख लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल होता है। दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल, सबसे बड़ा व्हेल। अब ये बता दीजिए आगे, अब ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा नहीं, अब बोलेगा ब्लू व्हेल जो होता है वह बेलिन प्रजाति का व्हेल है, तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब कहेगा ब्लू व्हेल जो है टूथ व्हेल का उदाहरण है, तो गलत होगा स्टेटमेंट। तो अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें इस बात का जानकारी होना जरूरी है। तो सबसे बड़ा जीवित ये व्हेल है। दूसरा है हम्पबैक व्हेल, लिखते जाइएगा, यहां पर अब जगह नहीं है, तो हम्पबैक व्हेल, हम्पबैक व्हेल। व्हेल, हम्पबैक है व्हेल के बारे में लिखिएगा, ये दूसरा व्हेल है जो इस बेलिन व्हेल का ही उदाहरण है। हम्पबैक व्हेल, हम्पबैक व्हेल के बारे में लिखिएगा, यह जटिल माने गीत और लंबी छलांग के लिए प्रसिद्ध है। तो यह गीत भी गाता है, म्यूजिक के साथ या सुरीली अंदाज में गीत भी गाता है और लंबी छलांग मारता है, यह बड़ी लंबी छलांग भी मारता है। तो हम्प बैक या लंबी छलांग, लंबी छलांग और गीत गाने, गीत गाने या म्यूजिक के लिए प्रसिद्ध है। कहते क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संगीत के लिए कौन सा व्हेल प्रसिद्ध है या बिना दांत वाली में। तीसरा लिखिएगा ग्रे व्हेल, ग्रे व्हेल, ग्रे व्हेल, ग्रे व्हेल जो होता है यह बड़ा लंबी दूरी का प्रवास करता है, बड़ा दूर दूर तक जाता है, का क्षेत्र बड़ा लंबा लंबा होता है, तो लंबी प्रवासन के लिए प्रसिद्ध, लंबी प्रवासन के लिए प्रसिद्ध, सिद्ध, लंबी प्रवासन के ग्रे व्हेल, ग्रे व्हेल और बोर्डेड व्हेल, बोर्डेड व्हेल, एक होता है बोर्डेड व्हेल, बोर्डेड व्हेल, यह अंटार्कटिका के क्षेत्र में पाया जाता है, यह अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इनका जीवन काल काफी लंबा होता है, जीवन काल 200 साल तक होता है, काफी लंबा जीवन काल होता है। तो इस चारों व्हेल के बारे में मैंने बताया, वह सभी के सभी कैसा व्हेल है, ये सभी के सभी बेलिन व्हेल के प्रकार है। बेलिन व्हेल यानी कि बिना दांत वाली व्हेल है। तो 4 प्रकार के व्हेल के बारे में मिनिमम जानिए, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, सब अपने अपने क्षेत्र के लिए विशेषता रखता है। ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल है, बेलिन व्हेल सबसे बड़ा व्हेल है। दूसरा जो है हम्पबैक व्हेल, ये गीत भी गाती है, और हम्पबैक यानी कि लंबी छलांग लगाने वाली व्हेल है। और ग्रे व्हेल जो है यह लंबी दूरी तक प्रवासन करता है, यानी कि लंबी दूर दूर तक जाता है, अपने क्षेत्र से जहां पर रह रहा है उससे दूर दूर तक चला जाता है प्रवासन के लिए, प्रवास करने के लिए। और बोर्डेड व्हेल जो होता है यह अंटार्कटिका के क्षेत्र में जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सी व्हेल जो है बेलिन व्हेल में तो सबसे ठंडी क्षेत्र को पसंद करता है, तो वह हो गया बोर्डेड व्हेल। मुझे लगता है कि ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन दांत वाली व्हेल जो होता है, दांत वाली व्हेल इस व्हेल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। तो दांत वाली व्हेल को हम कहां से लिखे, इस साइड में लिख लीजिएगा दांत वाली व्हेल, दांत वाली व्हेल, दांत वाली व्हेल। और दांत वाली व्हेल को ही टूथ माने दांत, टूथ वाली, टूथ व्हेल भी कहा जाता है, इसको टूथ व्हेल भी कहा जाता है। और इनकी भी संख्या अच्छी खासी होती है,
जैसे एक होता है स्पर्म व्हेल, और स्पर्म व्हेल कहीं पर पूछ चुका है परीक्षा में कहीं, स्पर्म व्हेल, स्पर्म व्हेल के बारे में लिख लीजिएगा, दांत वाली में सबसे बड़ी होती है, स्पर्म व्हेल को कहा जाता है। और यही पूछ चुका है एक बार, बीपीएससी में पूछ चुका, एक कहीं पर एग्जाम हुआ है वहां पर पूछ चुका है। ये स्पर्म व्हेल जो है दांत वाली में सबसे बड़ी, और समुद्र में गोता लगाने के लिए भी प्रसिद्ध है। तो दांत वाली में सबसे बड़ी, दांत वाली व्हेल में, व्हेल में सबसे बड़ी, सबसे बड़ी है, दांत वाली में यह सबसे बड़ी है, दांत वाली में यह सबसे बड़ी है। और यह गोता लगाने में प्रसिद्ध है, जैसे गोताखोर होता है तो गोता लगाने में यह प्रसिद्ध है, लगाने में यह प्रसिद्ध है, गोता लगाने में यह प्रसिद्ध, गोता लगाने में यह प्रसिद्ध है। दूसरा लीजिए ओरका, इसी को किलर व्हेल कहते हैं, ओरका बहुत महत्वपूर्ण है। ओरका, ओरका, इसी को किलर व्हेल भी कहते हैं, इसी को किलर व्हेल कहते थे। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा, किस व्हेल को किलर व्हेल कहते हैं, तो ओरका को कहा जाता है। ओरका को क्या कहा जाता है, किलर व्हेल कहते हैं। सबसे बड़ी डॉल्फिन परिवार का सदस्य, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी डॉल्फिन परिवार का सदस्य, डॉल्फिन परिवार का सदस्य, डॉल्फिन परिवार का सदस्य का क्या क्या मतलब हो गया। सबसे बड़ी डॉल्फिन परिवार का मतलब नहीं कि साइज में सबसे बड़ा, साइज में सबसे बड़ा तो ब्लू व्हेल है, यह संख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा संख्या में जो व्हेल पाए जाते हैं वह ओरका या किलर व्हेल ही है। यानी कि सबसे बड़ा डॉल्फिन परिवार का सदस्य ओरका को ही माना जाता है, ओरका को ही किलर व्हेल कहते हैं। और यह सबसे बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान, बुद्धिमान व्हेल होता है, सबसे बुद्धिमान व्हेल होता है। और इतना जान जाइए, आप लोग नहीं जानते हैं, समुद्र में भी जो जासूसी होती है कि किसका पनडुब्बी जो है कहां पर कौन किस रूप में इस्तेमाल कर रहा है, तो उसमें भी व्हेल का और डॉल्फिन का प्रयोग किया जाता है जासूसी के रूप में, वह ट्रेंड होता है। उस जासूसी वाले व्हेल में सबसे ज्यादा ट्रेंड इसी को किया जाता है, ओरका को। ओरका चूंकि बुद्धिमान भी होता है इसलिए इसका यूज किया जाता है, बहुत बुद्धिमान। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ा बुद्धिमान होगा तो शिकारी भी बहुत अच्छा होता है, बहुत बुद्धिमानी से के कारण बुद्धिमत्ता पूर्ण यह शिकारी भी करता है कि नहीं। तो ये हो गया दांत वाली में, और वो इधर हो गया, और दांत वाली में तीसरा यहां लिख लीजिएगा, तीसरा लिखेगा बेलुगा व्हेल, बेलुगा व्हेल, बेलुगा व्हेल। बेलुगा व्हेल कैसा होता है कि बेलुगा व्हेल समुद्री कैनरी, इसका नाम अन्य कहा जाता है, इसका अन्य नाम है समुद्री कैनरी, समुद्री कैनरी अन्य नाम है, समुद्री कैनरी अन्य नाम है। और यह बहुत आवाज निकालने वाली होती है, बेलुगा, नाम ही है बेलुगा से बाचाल, तो यह आवाज काफी निकालती है, आवाज।
आवाज काफी करने वाली, और यह रंग में सफेद होता है और सफेद रंग का होता है। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि बेलुगा व्हेल जो है समुद्री कैनरी के नाम से जाना जाता है और काफी आवाज करने वाली होती है और रंग में यह सफेद होती है। चौथा है नार्वल। नार्वल, नार्वल को पहचानना बहुत आसान है क्योंकि इसमें एक प्रकार का सींग वाला, समुद्र में एक सींग वाला घोड़ा की तरह दिखता है। इसमें एक सींग निकला हुआ रहता है, इसलिए समुद्र का एक सींग वाला घोड़ा भी कहा जाता है। लेकिन होता यह घोड़ा नहीं है, बल्कि समुद्र में एक सींग वाला घोड़ा की तरह दिखता है, एक सींग वाला घोड़ा की तरह दिखता है नार्वल। इसको पहचानना बड़ा आसान होता है नार्वल को। और पांचवा है फॉल्स किलर व्हेल। फॉल्स फॉल्स किलर व्हेल, फॉल्स किलर व्हेल। और सबसे ज्यादा सामाजिक यही व्हेल होता है, सबसे ज्यादा सामाजिक यही व्हेल होता है, सामाजिक होता है, सोशल होता है। यह समूह में रहना पसंद करता है, परिवार के साथ, समाज के साथ, है कि नहीं। और गहरे रंग का होता है, गहरे रंग का होता है। पौधे भारत में औपनिवेशिक ब्रिटिश शासनकाल से जुड़े और भारतीय की धरती पर हुए कुछ विद्रोहों को जुड़े। यह विकल्प चुने कि किस महान स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा है। भैया ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इससे हमको कुछ लेना देना है नहीं, आगे बढ़िए। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, भारतीय धरती पर हुए विद्रोह से जुड़े, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, आगे बढ़िए। उस व्यक्ति को इस क्षेत्र में महान योगदान के लिए भारतीय वानस्पतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। सही विकल्प में पंचानन माहेश्वरी, विलियम रॉक्सबर्ग, सलीम अली या रॉबर्ट हुकर। रॉबर्ट हुकर नहीं, रॉबर्ट हुक होगा। तो इसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है बताइए। 37 का बताइए क्या जाएगा। थर्टी सेवन, आप लोग बताइए। कुछ क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है। सेवन, हाँ 37। इसका उत्तर बताइए। छूटा नहीं, छूटा नहीं। भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो भारतीय वनस्पति शास्त्र के जनक पंचानन माहेश्वरी को माना जाता है, ए। और इसका ऑप्शन जाएगा ए, पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी को भारतीय पादप पूर्ण विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारतीय पादप पूर्ण विज्ञान का इम्ब्रायो, भारतीय पादप पूर्ण विज्ञान का जनक, विज्ञान का जनक कहा जाता है। और भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक या भारतीय पादप पूर्ण विज्ञान का जनक भी कहा जाता है इनको। विलियम रॉक्सबर्ग को क्या कहा जाता है, विलियम रॉक्सबर्ग
भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक है। भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक, भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक, विज्ञान के जनक को कहा जाता है। और यह जो थे बोटनिकल गार्डन जो कलकत्ता में है, उसके अधीक्षक के रूप में काम कर चुके हैं। बोटनिकल गार्डन जो कलकत्ता में है, उसके अधीक्षक थे ये विलियम रॉक्सबर्ग। ये भी लिख लीजिएगा, बोटनिकल गार्डन, निकल गार्डन, गार्डन कलकत्ता के अधीक्षक पद पर भी रह चुके हैं। अधीक्षक पद रह चुके, रह चुके। उसके बाद है सलीम अली के बारे में तो हर कोई जानता है। इसे वर्ल्ड मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। वर्ल्ड मैन, मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यानी कि इन्हें जितने भी चिड़िया हैं, उन चिड़ियों को प्रोटेक्शन करने के लिए सलीम अली का नाम बहुत आता है, नाम लिया जाता है। रॉबर्ट हुकर नहीं है, रॉबर्ट हुक है। और यह सेल की खोज से संबंधित सेल की खोज से संबंधित है। तो इतने चीजें आप को रिलेट कर सकते हैं कि नहीं। सेल की खोज से 1665 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट, चलिए। उपयुक्त पोषक माध्यम को प्रदान करके कोशिका से संपूर्ण जीव का निर्माण की घटना को क्या कहते हैं। उपयुक्त पोषक माध्यम प्रदान करके कोशिका से संपूर्ण जीव का निर्माण की घटना को ओपोस्पोरेशन कहा जाता है, कायिक प्रवर्धन कहा जाता है, टोटीपोटेंसी कहा जाता है, या प्लूरोपोटेंसी कहा जाता है। सबके बारे में समझाऊंगा और सबका टेक्निकल चीज क्या है, किस रूप में कहा जाता है, उसको कहते हैं। तो यह जो भ्रूण में पल रहा होता है, पोषक प्रदान करने वाली कोशिका से संपूर्ण जीव के निर्माण की। तो चूंकि सेल का डिवीजन होता है, कल मैं पीछे वाले क्लास में बताए थे कि दो प्रकार का सेल का डिवीजन होता है, और सेल के डिवीजन करने से ही जीव का निर्माण होता है या उससे अंग और अंग प्रत्यंगों का निर्माण होता है। तो जिससे एम्ब्रायो का निर्माण होता है, उसमें मियोसिस की प्रक्रिया होती है और सूत्री का विभाजन। और जहां पर अंग और प्रत्यंग का निर्माण होता है, उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं, यानी कि उसे माइटोसिस कहते हैं। तो ये बता रहा है कि एक कोशिका से संपूर्ण जीव का निर्माण हो रहा है। तो हो सकता है कि वह भ्रूण में पल रहा बच्चा एम्ब्रायो होगा, जिसमें जिसमें मियोसिस की प्रोसेस हो रही होगी। तो उसे हम क्या कहेंगे, यानी कि उसमें एक तरह से संपूर्ण जीव का निर्माण हो रहा है, उसे कहा जाता है टोटीपोटेंसी। बहुत अच्छे प्रश्न थे। मैं इस साइड में लिख देता हूं क्योंकि इस तरफ मैं बहुत सारी चीजें और भी समझ दी जाएगा। यानी कि टोटीपोटेंसी कहते हैं, इसको कहते हैं टोटीपोटेंसी। डाइपोटेंसी हो, डाइपोटेंसी, या थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है,
आयोग ने ही इसी टोटिपोटेंसी कह दिया है, लेकिन रियल में इसका होना चाहिए टाइपोटेंसी। एनसीईआरटी के किताब में दिया है टाइपोटेंसी। टाइपोटेंसी दोनों हो सकता है। टाइपोटेंसी जिसको कहते हैं TOPITOTENCI, टाइपोटेंसी। इसमें एक्चुअली क्या घटना है, ये लिखते चले जाइएगा, भविष्य में पूछा जा सकता है कि यह इसमें कोशिका की वह क्षमता होती है, कोशिका की कुछ ना कुछ क्षमता होती है, उसी क्षमता के आधार पर वह क्या करता है, विभाजित होता है, और विभाजित होकर एक पूर्ण विकसित विकसित जीव बनाएगा या पौधा बनाएगा। अच्छे, अब कहेंगे कि सेल का डिवीजन जब तक आप नहीं समझेगा, इस चीज को समझना मुश्किल। जैसे कि कोई भी प्लांट बनता होगा, या अगर कोई, अच्छा ठीक है, हाँ, एनिमल, एक प्लांट होगा या एनिमल होगा, तो मान लिया कि प्लांट या एनिमल में जो बनता है, जैसे एक नए पौधे का निर्माण हुआ, तो हम मान लिया कि प्लांट की बातें तो अलग होगी, लेकिन एनिमल में जो होता है सेल डिवीजन होता है, उसमें दो प्रकार का सेल डिवीजन होता है, एक माइटोसिस होता है और एक मियोसिस। और मियोसिस वाले केस में क्या होता है, यह होता है कि एम्ब्रॉय जब बनता है, एम्ब्रॉय यानी कि जाइगोट, जनरली जाइगोट जो बनता है, जाइगोट, उससे पहले जाइगोट जो बनता है, यानी कि मेल का स्पर्म और फीमेल के जो अंडाणु है, इसके मिलने से जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के बनने से जो एम्ब्रॉय बनते हैं, भ्रूणकोष बनते हैं, यह सब में मियोसिस की प्रक्रिया होती है। और इस मियोसिस प्रक्रिया में क्या होता है, जीव का ही तो विकास होता है। 9 मंथ के बाद जो एक चाइल्ड, बॉर्न चाइल्ड जो इस संसार में अवतरित होता है, उस बच्चा में पूरी की पूरी विकास तो वही हुआ है। सेल का ही डिवीजन तो देख रहे हैं कि सेल का डिवीजन किस प्रकार से हुआ है। वह संपूर्ण जीव के निर्माण की घटना को क्या कहते हैं, इसी पूरी जो घटना के अनुसार जो बनती है, उसी को कहा जाता है टाइपोटेंसी या टाइपोटेंसी कहा जाता है। टाइपोटेंसी इट मींस कोशिका की वह क्षमता जिससे वह विभाजित होकर पूर्ण विकसित जीव या पौधा बना। तो टाइपोटेंसी का मतलब समझ गए कि कोशिका की वह क्षमता होती है जिससे वह स्वयं डिवीजन प्रक्रिया कर करके एक नए जीव के विकास में, ग्रोथ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा। मुझे लगता है ये बातें आपको समझ में आ गई। चलिए मैं इसको और मिटा देता हूं, और मिटाकर और भी इनके फैक्ट्स के ऊपर ऑपरेशन करता। तो पहली नंबर बात, क्योंकि पूरे ऑपरेशन हो रहे हैं इस क्लास में, अब आ जाइए, अब देखिएगा, ऐसे ही इसका उत्तर तो सी जाएगा, लेकिन ओपो एस्पोरेशन क्या होता है ये भी जानेंगे। ओसो ओपो एस्पोरेशन यह होता है कि बिना अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस के बिना अर्धसूत्री विभाजन के, बिना अर्धसूत्री विभाजन के बीज बीजाणुद्विद कोशिकाओं से सीधे युग्मोदित बनने की प्रक्रिया। अब इतना क्लिष्ट शब्द आपको नहीं समझ में आएगा, तो एक चीज और बताते हैं, ऑस्पोरेशन, इतना टेक्निकल भाषा जानने की जरूरत नहीं, इससे आप फंस जाएंगे। इसमें होता है मियोसिस की प्रक्रिया, मियोसिस की प्रक्रिया, और बिना मियोसिस प्रक्रिया के किसी जीव का विकास संभव है ही नहीं। लेकिन ऑस्पोपोरेशन में होता है कि मियोसिस की प्रक्रिया यहां होती ही नहीं है।
मियोसिस की प्रक्रिया होती ही नहीं है, इसके बावजूद भी जीव का विकास हो जाए। अब उतना टेक्निकल चीज ना समझ रहे हैं तो मियोसिस की प्रक्रिया हुए बिना किसी जीव का विकास होता ही नहीं, उसका काय बढ़ेगा ही नहीं। सेल डिवीजन करके एक नए अंग प्रत्यंग बनाकर पूरे संपूर्ण जीव का विकास कर ही नहीं पाएगा। लेकिन ओपोस्पोरेशन में बिना मियोसिस की प्रक्रिया करके, बिना कोई प्रक्रिया होते हुए इसमें पूरा जो है संपूर्ण जीव का विकास हो जाता है, बिना मियोसिस की प्रक्रिया के संपूर्ण जीव का विकास। ऐसे को ही कहा जाता है ओपो ओपोस्पोरेशन। ओपोस्पोरेशन मुझे लगता है कि मैं बहुत आसान भाषा में समझा दिया, अगर यह नहीं समझ पाए तो बड़ा दिक्कत होगा। और कायिक प्रवर्धन जो होता है, कायिक प्रवर्धन कभी भी जीव में नहीं होगा। जीव में एक अगर इस टाइप के अगर होते हैं तो उसमें मुकुलन होता है, और मुकुलन जो होता है वो हाइड्रा में होता है। और ये कितना बार पूछ चुका है, मुकुलन जो होता है वो हाइड्रा में होता है, लेकिन कायिक प्रवर्धन जो होता है हमेशा प्लांट में होता है, पौधा में होता है। अब कई कई लोग कायिक प्रवर्धन नहीं समझ रहे हैं। मान लिया जाए कायिक का मतलब यह शब्द बना है, गांव देहात में एक भाषा सुने होंगे काया, और काया का मतलब होता है शरीर। खासकर पुरानी महिलाएं अपने शब्दों में बहुत ज्यादा प्रयोग करती काया, और यह काया जो है, काया का मतलब शरीर है, वहीं से शब्द निकला गया है काय। प्रवर्धन, प्रवर्धन का मतलब होता है उसी में से विकास कर देना, काया से भी विकास करना, एक नए पौधे के रूप में विकास करना। जैसे आप लोग देखते होंगे गुलाब या गुलाबी के पेड़ जो होते, या कुछ ऐसे पौधे होंगे जो अगर उसको टहनियों को काट दे, या फिर कई बार होता है कि पत्तियों पर ही नए प्लांट जो है जर्मिनेशन हो जाता है, पत्तियों पर ही, लीफ पर ही। और कई बार जो है उसके शाखाओं से ही नई पौधे का निर्माण किया जाता है। तो ऐसे ही पौधे को कहा जाता है कायिक प्रवर्धन, और कायिक प्रवर्धन सिर्फ प्लांट के केस में है कि नहीं। और यह एक प्राकृतिक कृत्रिम विधि है नए पौधे बनने में, है कि नहीं। हमें लगता है कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब लास्ट में है प्लूरियोपोटेंसी। और प्लूरियोपोटेंसी एक्चुअली क्या है कि ऐसे कोशिकाएं जो अधिकांश उत्तक से बना सकती, अधिकांश ऐसी कोशिकाएं जो अधिकांश उत्तक को बना सकती है, लेकिन एक पूर्ण जीवन का निर्माण नहीं करती। अब ये टेक्निकल चीज आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। प्लूरोपोटेंसी जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा ये चीजों को। एक कोशिकाएं अधिकांश उत्तकें बना सकती है, लेकिन एक पूर्ण जीव का निर्माण नहीं कर सकती। अब प्लूरोपोटेंसी समझने के लिए कुछ टेक्निकल बात आपको बता देता हूं। आज जितना आसान आपको समझ में आ रहा है, यह चीज इतनी आसान बायोलॉजी के प्रश्न में, बायोलॉजी के ये प्रश्न सेक्शन आए हैं, बोटनी सेक्शन से है ये, या बोटनी सेक्शन से। प्लूरोपोटेंसी इसमें से ओरिजिन जो होता है प्लूरल फॉर्म होता है, प्लूरल फॉर्म। अब कहेंगे कि सर प्लूरल फॉर्म तो हमने, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म तो हमने अंग्रेजी के व्याकरण में पढ़ा है, तो ये क्या उसी से निकला है? हाँ, कोरिलेट हम करने की कोशिश। प्लूरोपोटेंसी उसमें होता है, मान लिया जाए इस, ये तो एक ओरिजिन हम वर्ड का बता दिए। दूसरा है कि हमारा अगर मान ली कि हैंड है, या मेरा पैर है, या जांग की हड्डियां हैं, या फिर या उदर की जो भाग है, या नोज है, या कान है, या ईयर है,
सभी के सेल जो होते हैं ना, सेल, वह सेल के तो बने हुए रहते हैं, क्योंकि सेल के ही मिलने से ही टिश्यू का निर्माण होता है। टिश्यू का निर्माण होता है, यानी कि उत्तक का निर्माण। अब कई लोगों को लगा होगा कि सेल टिश्यू हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, सेल जो बनता है, सेल के बाद टिश्यू बनता है। कई टिश्यूओं के मिलने से ऑर्गन बनता है, कई ऑर्गन के मिलने से बनता है ऑर्गन सिस्टम बनता है, और कई ऑर्गन के सिस्टम से बनने के बाद ह्यूमन बॉडी। तो ये पूरा श्रृंखला याद होनी चाहिए। तो सेल जो बनता है, सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ या लाइफ का फंक्शनल, यानी कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। और इसी सेल के मिलने से बना है टिश्यू। ध्यान से देखना, मैं ये लिंक कराने के लिए इतना सारे लिखा हूं कि यानी कि सेल के मिलने से क्या बना है? टिश्यू। सेल के मिलने से टिश्यू बना है। ध्यान रखिएगा, सेल जो होता है, हर अंग का सेल अलग अलग होता है। हर अंग का, ऑर्गन का जो सेल होता है, हर ऑर्गन का जो सेल बनेगा, क्योंकि सेल के मिलने से टिश्यू बनेगा, टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बनेगा। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हर ऑर्गन का जो सेल होगा, वह कार्य के अनुरूप सेल का, क्योंकि सेल कार्यात्मक और फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर, यानी कि कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। जब हम ये कह रहे हैं तो हर अंग का अलग अलग कार्य है, तो उसका हर अंग का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट होने के लिए सेल का अलग अलग होना जरूरी है। तो जो ऑर्गन जिस चीज के कार्य के लिए संपादित होगा, उसके सेल जो होंगे वह उसी के अनुरूप में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के रूप में वह डिफाइन, और इसी सेल के बनने से टिश्यू बना हो। तो हम यह मान के चलते हैं, मान लिया जाए, लेकिन लेकिन इसमें यह बात कह रहा है प्लुरोपोटेंसी में, यानी कि प्लुरल फॉर्म में है, यानी कि प्लुरल फॉर्म में का मतलब, प्लुरोपोटेंसी का मतलब क्या हो गया कि यह अधिकांश शरीर की भागों के लिए उत्तक जो होगा वह एक ही टाइप का होगा। जैसे अगर नोज का है, ईयर का है, आई का है, या फिर आपका लंग्स का है, या बहुत सारे कोई भी अंग प्रत्यंग उठा के लिए देख लीजिएगा, उसके टिश्यू सेम टाइप का होगा, लेकिन होना क्या चाहिए? अलग अलग सेल होना चाहिए। सेल, लंग्स के लिए अलग सेल होना चाहिए, नोज के लिए अलग सेल होना चाहिए उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट के अनुसार, ईयर का अलग होनी चाहिए, आई का सेल अलग होना चाहिए। लेकिन इसमें होता है जस्ट थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेल होना चाहिए, लेकिन प्लुरोपोटेंसी में होता है सेम सेल हो जाता है, सेम सेल हो जाता है। और सेम सेल होने के कारण क्या होगा, इसके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट का, जो लंग्स का अलग होना चाहिए, नोज का अलग होना चाहिए, ईयर का अलग होना चाहिए, आई का होना चाहिए, पैर की लेग्स के लिए अलग होना चाहिए, वो सबके फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट अलग अलग होना चाहिए। लेकिन जब सेम हो जाएगा तो यह प्रॉपर ढंग से काम करेगा? नो, प्रॉपर ढंग से काम नहीं करे, यानी कि संपूर्ण जीव का विकास हो पाएगा? नहीं। तो प्लुरोपोटेंसी में क्या हो जाता है कि प्रॉपर ढंग से जो एक जीवन है, यानी कि एक जो मानव का विकास है या किसी जीव का विकास है,
वह संपूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। इसीलिए प्लुरोपोटेंसी यानी कि एक ऐसा ऊतक यानी कि सेल का समूह जो किसी एक कार्य के लिए संपादित होना चाहिए, लेकिन यह प्लुरल फॉर्म में काम करता है कि भैया हम क्रिकेट भी खेल लेंगे, पढ़ भी लेंगे, भाषण भी दे लेंगे, नेता भी बन जाएंगे, साइंटिस्ट भी बन जाएंगे, शिक्षक भी बन जाएंगे, सारा चीजें अगर कोई काम करने लगे तो परफेक्शन नहीं आ पाता। इसीलिए कहा जाता है कि प्लुरोपोटेंसी इज नॉट appropriate the accumulation of cells which are responsible for particular work। यह रिस्पॉन्सिबल नहीं, शायद ही अब आपको प्लुरोपोटेंसी समझने में दिक्कत हुआ होगा। क्या ऐसे अब भविष्य में आएंगे तो शब्दों से कैसे मैंने खेलकर और ये सारे चीजें समझाया है। जब तक सेल के चैप्टर को आप सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे, इसका उत्तर देना उतना ही कठिन था जितना कि चांद पर सीढ़ी को लगाना। यानी अब वह दिन लद गए सेल के बारे में कुछ कुछ चीजें जो यूट्यूब पर पढ़ लेते थे और ज्ञान बखार देते थे, मोटिवेशन स्पीकर सुन लेते थे और ताता थैया का नाच नाच कि मेरे तो अब सब कुछ सही हो गए। आयोग ने बता दिया इस लेवल का अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली। यानी कि ऑस्पोपोरेशन बता दिया, ऑस्पोपोरेशन वह होगा जिसमें मियोसिस की प्रक्रिया न हुए बिना, एक बार रिकॉल करा देता हूं, बहुत टफेस्ट सवाल है और शायद ही कोई यूट्यूब पर अच्छे ढंग से विश्लेषण किया होगा बेटा, इसलिए चीट मरी हुई है कि आयोग ने बहुत डिफिकल्ट सवाल दिए, लेकिन है कुछ नहीं। ऑस्पोपोरेशन बिना मियोसिस की प्रक्रिया, और मियोसिस कोई समझ ही नहीं रहा है तो क्या एक्सप्लेनेशन कर पाएगा। तो ऑस्पोपोरेशन होता है बिना मियोसिस की प्रक्रिया के, यानी कि संपूर्ण जीव का विकास अगर हो जाए, बायोलॉजी में अनहोनी, तो ऐसी चीजों को ऑस्पोपोरेशन प्रक्रिया कहा जाए। कायिक प्रबंधन हमेशा प्लांट में होगा, यानी कि उसकी टहनियों को या फिर पत्तियों पर एक नए पौधे को रूप में सृजन कर देते हैं, उत्पादित कर देते हैं, या फिर उसे हम कायिक प्रवर्धन के द्वारा देते होंगे, कई बार प्लांट में देते होंगे, जैसे कि आप लोग गुलाब की टहनी लगाकर अलग पौधे का हम सृजन कर लेते हैं, उसी को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। टोटिपोटेंसी उसको कहते हैं जिसमें प्रॉपर ढंग से मियोसिस क्या होता है, और इस मियोसिस की प्रक्रिया में सेल का डिवीजन करेगा, सेल डिवीजन करके टिश्यू बनाएगा, टिश्यू ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, उसके बाद ह्यूमन बॉडी या जीव का निर्माण हो जाएगा। यही तो यह पढ़ रहा था, कोशिका से संपूर्ण जीव की यात्रा क्या सेल से लेकर ह्यूमन बॉडी तक है या नहीं, यह सब कुछ इसी में छिपा हुआ था। और ये आपको चार्ट नहीं जानते हैं तो क्या आप यह क्वेश्चन बनाने नो। और प्लुरोपोटेंसी में होता है कि हर सेल के अपने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होते हैं, ईयर है, नोज है, आई है, आईब्रो है, सब अपने अपने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट के अनुसार वह अपने कार्यों को संपादित करती है। लेकिन उनके सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट प्लुरल फॉर्म में हो जाए, यानी कि एक ही व्यक्ति शिक्षक भी है, अच्छा वक्ता भी है, नेता भी है, क्रिकेटर भी है, फुटबॉलर भी है, वैज्ञानिक भी है, साइंटिस्ट भी है, और वह लेखक भी है, अच्छा वक्ता भी है, सब कुछ एक बार समाहित हो जाए, यह संभव नहीं हो पाता है। यानी कि वो अपने कार्य को सही से संपादित कर पाए, हालांकि ऐसे लोग बिरले ही होते हैं, इतिहास उसको याद रखती है। उसमें एक ही व्यक्ति इतिहास में ऐसा हो चुका है जो सब चीज का कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हिस्ट्री का स्टूडेंट हो है कि नहीं। वह एक ही व्यक्ति था जिसमें सारा गुण था, वह चित्रकार भी था, साहित्यकार भी था, साइंटिस्ट भी था, अच्छा वक्ता भी था, अच्छा एक्टर भी था, यानी कि सब कुछ एक व्यक्ति में समाहित हो गया। हिस्ट्री में एकमात्र व्यक्ति हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, जिस व्यक्ति का नाम कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे बिना गूगल सर्च किए हुए, उनको मैं यूं ही बिल्कुल ही टेस्ट सीरीज में हम रखेंगे, यानी कि उन्हें किसी प्रकार से
ये करने की जरूरत नहीं है। और प्लूरोपोटेंसी के रूप में हमने बताया कि हर सेल या टिश्यू जो है अलग अलग कार्य के लिए संपादित होते हैं, लेकिन एक ही सेल सभी प्रकार के कार्यों को देखने लगे तो दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं? इसीलिए उस कार्य के लिए स्पेशलाइज्ड होना बहुत जरूरी है। चलिए, मुझे लगता है कि यह बातें समझ में आ, तो साइंस के क्वेश्चन को आज भी हलवा समझने वाले ने बीपीएससी ने बता दिया, फ्लावर समझने की कोशिश ही कीजिए। फायर हूं और फायर ब्रांड, यह सारी की सारी चीज आपको इस बता दिया। एक बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन आ रहा है, वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से एक को उसके आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व को आधार पर हरा सोना कहा। और इस प्रकृति में आज भी हम इस, पहले तो काफी बारिश होती थी, बड़ा सुंदर बारिश होती थी, बारिश आज की जनरेशन नहीं देख पा रहे थे, बहुत लंबी पहले बारिश होती थी। और इस जो एक्स्ट्रा पानी होता है था, उस पानी को सबसे अच्छा एब्जॉर्ब अगर कोई करता था तो यही हरा सोना करता, अभी बताता हूं। और ये सबसे बड़ी बात है कि कोपल उससे निकलती थी, अब लोग पकड़ना शुरू कर लिए होंगे, उससे कोपल निकलती थी और वह इतना हरा भरा होता था। मैं तो कहता हूं कि प्रकृति की वादियों में जो लेट कर सुकून है वह अट्टालिकाओं में नहीं, संगमरमर की, पत्थरों की, उन चीजों में नहीं है। जो प्रकृति का सही मायने में प्रेमी है वह मजा ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहने वाले उस घरों में है, वह शहर रूपी वातावरण में नहीं। शायद यह जो व्यक्ति उस चीज को नहीं देखा है, वो बरसात को महसूस नहीं किया है, और उस इस चीज को, वो कोपल को नहीं देखा है, और वह हरा हरा दिखाई देता था, वह इतनी उनकी पत्तियां जब छा जाती तो इतना खूबसूरत लगता था, वह हरा लगता था कि वह पूरी वादियां, हरी घाटिया की वादियां आपके ग्रामीण क्षेत्र में दर्शन को मिलते थे, वह कोई और नहीं। लोग अब बांस लगाना बंद, लेकिन यह इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी बात। दो तीन चीजें और बता देता हूं। अब सरकार इस बांस को चलाने के लिए एक स्कीम भी शुरू की गई है, मैं बताऊंगा कि वह बांस का स्कीम करंट से जोड़कर भी बताऊंगा। इसी को हरा सोना भी कहा जाता है, यानी बांस को कहा जाता है हरा सोना, यानी कि ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड गोल्ड भी कहा जाता है। और सरकार ने इसी नाम से एक स्कीम चलाई है, ग्रीन गोल्ड स्कीम। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बांस के पौधा रोपना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं, सरकार उससे फंडिंग करती है या बहुत बड़ी सहायता करती है। ये सारी चीज हम चीज पर आएंगे। बांस जो है, बांस के बारे में एक जगह पर यूपीपीसीएस ने सवाल पूछ चुके, यूपीपीसीएस और यूपीएससी ने सवाल पूछ चुके, यह बोला है कि बांस जो है किसकी प्रजाति है, बांस जो है, बांस किसकी प्रजाति है, किसकी प्रजाति है। तो यह घास की प्रजाति कई जगह पर यह झाड़ की प्रजाति भी कहा जाते हैं, लेकिन जनरली यह घास की प्रजाति। तो ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको बता दें कि 2018-19 में राष्ट्रीय बांस मिशन का शुरुआत किया गया है। 2018-19 में राष्ट्रीय बांस मिशन का, इसको जो मैंने प्रश्रय दे आगे बढ़ाए और को राष्ट्रीय बांस मिशन का सरकार ने योजना शुरू किया है, इसको बढ़ावा देने का राष्ट्रीय बांस मिशन योजना की शुरुआत की गई, योजना की शुरुआत की सारे के सारे नोट डाउन करते जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं।
और इसीलिए इसको ग्रीन गोल्ड स्कीम भी कहा गया है। बजट में जो एक आया था 2018-19 के बजट में, इसे ग्रीन गोल्ड स्कीम के नाम से भी चलाया गया है, भारत सरकार का यह स्कीम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा कथन जूनोटिक रोग का सही वर्णन करता है? यह केवल दूषित भोजन के माध्यम से फैलता है। यह कशेरुकी और मनुष्यों के बीच साझा रोग है। यह पादप रोग जनकों के कारण होता है। यह केवल वन्य जीव प्रजातियों तक सीमित होता है। तो जूनोटिक रोग होगा, जूनोटिक रोग उसी में होता है जिसमें कशेरुकी हो। कशेरुकी का मतलब होता है जिसमें बोन्स हो। बोन वाले जितने भी, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ मनुष्य में होगा, बोन वाले जितने भी हैं, प्लांट को छोड़कर, प्लांट में क्या बोन होता है क्या? तो प्लांट वाला तो जितना होगा वो कट जाएगा। वन्य जीव, केवल वन्य जीव प्रजाति कह रहा है तो ये भी कट जाएगा, क्योंकि मनुष्य वन्य जीव में थोड़ी आता है। केवल लिखा है तो ये भी कट जाएगा। यह केवल दूषित भोजन, दूषित भोजन से जो बीमारी फैलती है उसको बाटोलिज्म कहा जाता है। तो नया शब्द लिखते भी चले जाइएगा, बाटोलिज्म कहा जाता है। यानी कि कई लोगों को देखते होंगे कि जो जीव के बहुत माने तेज होते हैं, वह कहीं छोला भटूरा लेके कभी मुंह चटपटाने लगते हैं, तो कई प्रकार के रोग होने का भय रहता है। उस रोगों में से बाटोलिज्म रोग होने का बहुत खतरनाक होता है, दूसरे रोग होता है। इसीलिए कहीं भी बाहर की कोई भी चीजें जो ढकी रूप से नहीं है उसे इस्तेमाल न करें। इसका उत्तर बी जाएगा। जूनोटिक रोग जो होता है वह कशेरुकी यानी कि कीट के जिसमें बोन्स होते हैं, मनुष्य के अंदर भी बोन पाया जाता है, तो इसमें जूनोटिक रोग होने की संभावना हो, जूनोटिक रोग होने की संभावना होती है। खासकर यह मनुष्य और कशेरुकी के बीच होता है, इसे जूनोटिक रोग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। हाँ, प्रकार फर्स्ट और अति संवेदनशीलता मुख्य रूप से किसके द्वारा मध्यस्थता की जाती है? काले अति संवेदनशीलता। भैया ये बीपीएससी ने, देखिए बीपीएससी इससे पहले इस पर पूछ चुका है और मुझे पूरा डिस्कशन कराए थे। ये टफेस्ट पार्ट होता है, ये जनरली लोग पढ़ाते नहीं है। हमारा ब्लड चैप्टर जो पढ़ाते हैं, ब्लड चैप्टर, उस ब्लड चैप्टर में इसकी मैं काफी चर्चा की है। जनरली बहुत लोग इसको पढ़ाते ही नहीं है। ब्लड चैप्टर में ब्लड अगर पढ़ेंगे तो ब्लड जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है कणिकाणु, एक होता है, ब्लड को अगर दो वर्गों में बांटेंगे तो एक होता है कणिकाणु, अकणिकाणु। और ऐसे ब्लड को अगर बांटिएगा तो ब्लड में यही कणिकाणु जो है मुख्य रूप से, ये कणिकाणु, ये कणिकाणु यहां पर लिख लीजिए, कणिकाणु, कणिकाणु में मुख्यतः तीन प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। ये कणिकाणु ब्लड में, ये कणिकाणु तीन रूप में पाया जाता है। एक पाया जाता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, यही प्लेटलेट्स जो है गिरने लगता है किस समय में? जिस समय पर कालाजारी सब होता है उस समय। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये सब कणिकाणु के प्रकार है। और अकणिकाणु जिसमें कण नहीं होगा, अकणिकाणु, अकणिकाणु में जनरली जो आते हैं वह होता है, जो होता है, एक होता है प्लाज्मा। एक चीज और बता देता हूं, ये जो होता है पूरा का पूरा 45% होता है। कणिकाणु जो होता है वो 45% होता है और अकणिकाणु 55%।
इसमें से प्लाज्मा महत्वपूर्ण है, अकणिकाणु प्लाज्मा, और प्लाज्मा का परसेंटाइल जो है अकणिकाणु के रूप में 55% आते हैं। इसमें और भी आते हैं, प्लाज्मा में बहुत सारे चीजें होते हैं। कार्बनिक पदार्थ भी हो, कार्बनिक पदार्थ होता है, अकार्बनिक पदार्थ होता है, अकार्बनिक पदार्थ भी होता है। जैसे कार्बनिक पदार्थ के रूप में सोडियम क्लोराइड, सोडियम, ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं। उतना तेल में हम अलग से पढ़ाएंगे, हम खाली लिंकिंग करा रहे हैं। अब जो है इसी प्लाज्मा में, इसी प्लाज्मा के पार्ट में ये सब चीज पाई जाती है। और ये मत समझने चाहिए कि सिर्फ डब्ल्यूबीसी ही आपको प्रोटेक्शन करता है। नो, यानी कि प्रोटेक्शन बाहरी बीमारियों से सिर्फ रक्षा डब्ल्यूबीसी नहीं करती है, इसके अलावा भी प्लाज्मा में बहुत सारे जो है एंटीबॉडी पाए जाते हैं। प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाए जाते हैं, एंटीबॉडी पाए जाते हैं। इसीलिए जो कोरोना हुआ था, ये क्वेश्चन इसलिए उसी समय पूछा गया था। कोरोना हुआ था तो एक सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने कोरोना का वैक्सीन का इजाद किया था, जो हम लोगों को लगा था वह देसी माने वो देसी जो है आपका वैक्सीन था, और उसको बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट। कभी आपने सुना कि सोचा कि यह सीरम नाम कहां से आया है? सीरम इंस्टीट्यूट नाम आया है इसी प्लाज्मा में से, इसी प्लाज्मा में से। जब जो जमने वाला एलिमेंट है, जो ब्लड को जमाने का काम करता है, तो 3 प्रकार का होता है। थ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है कि नहीं, जो जमाने का काम करता है। तो जमाने वाले जितने एलिमेंट है, यानी जमाने वाला, ब्लड को जमाने वाला यानी कि थ्रोम्बिन हो जाए, थ्रोम्बिन, और भी एलिमेंट जो जमाने का काम करता है। प्रोथ्रोम्बिन है, एक एलिमेंट नहीं है, बहुत सारे हैं। जितने भी इस जमाने वाले प्रोटीन है उसको इस प्लाज्मा में से हटा लिया जाता है, हटा लिया गया। यही कारण देखते होंगे कि प्लाज्मा वाला जो आपको सीरम इंस्टीट्यूट आपको जो डोज देती थी, क्या वह जमता था? नहीं, वह नहीं जमता था, क्योंकि ब्लड में से निकाला जाता था, और ब्लड में से जो ये प्रोटीन जमाने वाला चीज है उसको हटा लिया जाता, इसीलिए उसका नाम सीरम भी पड़ा है। था सीरम का मतलब है प्लाज्मा में से जमाने वाले एलिमेंट को हटा दीजिएगा तो उसी का मतलब होता है सीरम, और इसी सीरम के नाम पर सीरम इंस्टीट्यूट। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें कोरिलेशन आपको समझ में आ गया। अब आपको लगा होगा सर प्लाज्मा में इतना पावर है कि हमारा शरीर में एंटीबॉडी का काम। आज तक मार्साई ने कहीं भी स्कूली स्तर पर आरबीसी के बारे में तो खूब बता दिए, और यह डब्ल्यूबीसी के बारे में खूब बताया, प्लेटलेट के बारे में खूब चर्चा होती है, मलेरिया उरिया में यही गिरने लगता है प्लेटलेट्स। लेकिन किसी ने ढंग से प्लाज्मा नहीं पढ़ा। प्लाज्मा बेटा 55% होता है, और शरीर में जितना ग्लोमिंग, शाइनिंग या न्यूट्रिशन की चीजें, जो सारी चीजें होती है ना, उसका प्लाज्मा बहुत बड़ा रिस्पॉन्स। इसी प्लाज्मा का ये सब आईजीए, आईजीएम, आईजीजी, आईजीई, और एक और बताऊंगा आईजीजी, इसमें नहीं, वो तो है भी करे, आईजीएम हो गया, जी हो गया, ई हो गया, ए, हाँ डी नहीं है, आईजीडी 5 गो होता है। इसमें 4 गो ऑप्शन दिया था आयोग ने, ये पांचों के बारे में अलग अलग आज पढ़ाऊंगा। मजा ना गया तो फिर मेरा
आनंद कह दीजिएगा। और यह सब प्लाज्मा से रिलेटेड। प्लाज्मा में यह एंटीबॉडी के रूप में काम, और प्लाज्मा के एंटीबॉडी के रूप में काम करने वाला, प्लाज्मा के एंटीबॉडी के रूप में काम करने वाला है। तो अब हम सबको मिटा दे, ये कोरिलेशन मैंने कर दिया है। तो अब चलते हैं और सबके बारे में जानते हैं। आनंद ना आ गया, मेरा नाम देखिएगा। और 69 बीपीएससी में जो टफेस्ट साइन के प्रश्न थे, नहीं क्लीन बोल्ड हो जाता। चलिए इस चीज को मैं अब डाल देता हूं। अब देखिए, इसमें अब एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ देते हैं। अब अपने ढंग से हम बता दें। चलिए, पहला है आई IgA, IgA, IgD सीक्वेंस में हो जाएगा। IgG के बाद, नहीं उसके पहले एक और आ रहा है। A हो गया, D हो गया, हाँ एक G है। E पहले रख देंगे तो उसको करना आसान। IgE, उसके बाद IG, हाँ G हो गया, और उसके बाद हो गया IgM। अब सीक्वेंस में हम कर दिए, क्योंकि इस सीक्वेंस में या लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, तो आगे कोई प्रकार का दिक्कत नहीं। ये सब प्लाज्मा के एंटीबॉडी के रूप में। और यहां से 69 बीपीएससी में हल्का सा हिंट दिया था, हल्का सा हिंट दिया था, शायद IgA के बारे में पूछ दिया था, हल्का सा हिंट दिया था, जिसको लोग पकड़ नहीं पाए कि आगे इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, और उसने पूरा का पूरा ही डाल। अब देखिएगा IgA क्या होता है, और प्लाज्मा में होता है, एंटीबॉडी के रूप में काम करता है। अति संवेदनता का मुख्य रूप से किसके द्वारा मध्यस्थता की जाती है? तो पहले तो आंसर पर बाद में आएंगे, पहले IgA को डाल लीजिए, IgD को जान लीजिए, IgE को जान लीजिए, IgG को जानिए, और IgM के बारे में जान लीजिए। पहले लिखिएगा IgA, IgA के बारे में लिखिए। IgA थोड़ा सा कोरिलेशन करके बताऊंगा। तरल पदार्थ, तरल पदार्थ में यह सिर्फ पाई जाती है, यह तरल पदार्थ में पाई जाती है, तरल पदार्थ के रूप में पाई जाती है, रूप में पाई जाती पाई जाती। और की रक्षा करती। अब तुम सोच के देखो, अब तो ये IgA जो पाई जाती है वह हमेशा किस फॉर्म में होगा? तरल पदार्थ के रूप, लिक्विड फॉर्म में। और यह सस्लेमा की रक्षा करता है। सस्लेमा क्या होता है? एक्चुअली आपको आयु में देखते होंगे या ईयर में बहुत सारे चीजें, वहां पर सस्लेमा पाई जाती है। तो जहां पर लिक्विड वाली पदार्थ होगा वहां पर ये इसका तरल पदार्थ के रूप में यह यूज किया जाता है। IgA ही पूछा था 69 बीपीएससी में, बीपीएससी, और उन्हें पूछा था मां के दूध में, एकदम क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए 69 बीपीएससी का क्वेश्चन। उसने पूछा था मां के दूध में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? तो मां का दूध किस फॉर्म में होता है? लिक्विड के फॉर्म में। यानी कि लिक्विड के फॉर्म में होगा, जो जिसमें लिक्विड का फॉर्म होगा, यानी कि मां के दूध में IgA जाता। यानी कि मां का दूध जो होगा, 69 बीपीएससी के क्वेश्चन में था, मां का दूध में क्या पाया जाता है एंटीबॉडी के रूप में?
यह पाया जाता है IgA, एक क्वेश्चन यहीं से बन गया। अगर ये देख ले, अब तरल पदार्थ किस में पाया जाएगा, तो आंसू में पाया जाता है, लार में पाया जाएगा। उसके बाद और तरल पदार्थ कहां पाया जाएगा, आंसू हो गया, लार हो गया, मां का दूध हो गया, मां का दूध, इस सब जगह पर आईजीएम। बहुत लोग कहेंगे खून में कहीं नहीं पाया जाएगा, यानी खून तो ऑलरेडी वहां पर WBC हो, उसके अलावा जितने भी लिक्विड पदार्थ है वहां पर आईजीए पाया जाएगा, आंसू, लार, सलाइवा जिसको कहते हैं, मां का दूध, मिल्क ऑफ मदर। आईजीए जहां जहां होगा ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। और श्लेष्म झिल्ली की रक्षा करता है, श्लेष्म झिल्ली का, श्लेष्मा झिल्ली की रक्षा करता है। हाँ, अब इतनी ज्यादा और इतनी आसानी से अगर कोई समझा दिया होगा तो बता दीजिए। अब लिखेगा आईजीडी, पहले तो हो गया तरल पदार्थ बोला, आईजीडी के बारे में लिख लीजिएगा। आईजीडी जनरली क्या काम करता है कि देखते होंगे पेनक्रियाज, अगर पढ़े होंगे पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में यानी कि अग्नाशय, अग्नाशय में कई प्रकार की सेल पाई जाती है, अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है, एस सेल होता है। तो उसमें से जो बीटा सेल होता है, अब ये बता देता हूं, एस सेल डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा दिए, इसी से एस सेल से एंजाइम का सेक्रेशन होता है। अल्फा सेल से जो होता है इंसुलिन का सेक्रेशन होता है, सॉरी, अल्फा सेल जो है सोमेटोएस्टोरिन का सेक्रेशन होता है, और बीटा सेल से जो है इंसुलिन, इसी इंसुलिन के कारण हम डायबिटीज से बच जाते हैं, नहीं तो डायबिटीज हो सकता है। इसी बीटा सेल को जो एक प्रकार का इंसुलिन से आखिर बचाता तो है, अगर इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं करे तो व्यक्ति मधुमेह रोगी हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का किस रूप में काम कर रहा है, आपको एंटीबायोटिक्स के रूप में ही तो काम कर रहा है, लेकिन आप बीटा सेल को, बीटा सेल में इंसुलिन के उत्पादन के लिए प्रेरक होगा, प्रेरक होता। अब यहां से आईजीडी के बारे में समझ गए, तो आई ए का मतलब यह हो गया यह लिक्विड के फॉर्मूला में होगा, डी हो गया बीटा सेल के लिए। और आईजीई के बारे में बताइए, आईजीई किसके बाद में होता है, तो यह कोई भी चीज है जो तुरंत रूप से अति संवेदनशील होता है, अति संवेदनशील, तत्काल रूप से अति संवेदन। तो मान लिया कि आपको थोड़ा सा उदाहरण कि तुरंत अति संवेदनशील क्या होता है, किसी न किसी व्यक्ति को किसी चीज से एलर्जी होती है, जैसे किसी को धूलकण से एलर्जी होता है, किसी को पराग से एलर्जी होता है, तो देखते होंगे वह तुरंत 1 या आधा घंटा में उसका तुरंत रिएक्शन हो जाएगा। अगर धूलकण में गया है या गंदे जगह पर गए हो तो देखते होंगे शरीर के कुछ कुछ इलाकों में चकत्ते जैसी संरचना आ जाती है, वह हिस्टामिन का सेक्रेशन होता है। इसके कारण होता है, हिस्टामिन का सेक्रेशन होता है। और यह हिस्टामिन किसका है, बेसोफिल्स के कारण। बेसोफिल्स कौन सा पार्ट होता है, यही बेसोफिल्स जो होता है वह आपको व्हाइट ब्लड कार्पल्स में पाए जाते हैं, और व्हाइट कल्पल्स का एक पार्ट है बेसोफिल्स, उसी बेसोफिल से हिस्टामिन का सेक्रेशन होता है, उसी से एलर्जन होता है, उसी से एलर्जी होता है। लेकिन यहां पर आईजीई जो होता है उसी एलर्जन से या आपको क्या कहते हैं धूल कण के कारण जो एलर्जी हो जा रही है उससे आपको माने क्या कहते हैं आपको प्रतिरक्षण करने का काम करता है, यानी कि एक प्रकार का
तुरंत रिएक्शन करता है एंटीबॉडी के रूप में। तो तत्काल संक्रमण के लिए, तत्काल संक्रमण के लिए एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के रूप में काम, जिसे तुरंत तत्काल संक्रमण हुआ उसको बचाने के लिए एंटीबॉडी के रूप में काम करता है। इसलिए अब आप लोग भूलिएगा नहीं, जहां चकत्ता होता है वहां पर देखिएगा एक प्रकार का मास्ट कोशिका, मोटी कोशिका बन जाती है, यानी कि वह इसलिए मोटा कर देता है क्योंकि जो पॉइजन है वह अंदर की ओर नहीं जाए। इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है, तो आईजीई होता है, आईजीई तत्काल संक्रमण के लिए आईजीई। हालांकि हमारे अति संवेदनशील या तात्कालिक रूप से यही उत्तर जाना चाहिए था, आईजीई, आईजीई। इसका उत्तर तो आ गया, आईजीई, आईजीईडी, और इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो इसका उत्तर ऐसे डी जाएगा, लेकिन और के बारे में भी हम चर्चा कर देते हैं। आईजीजी, आईजीजी, यह आईजीजी जो होता है, आईजीजी जिसमें दोनों जी है, एक कैपिटल जी और एक स्मॉल जी, तो यह जनरली ब्लड में पाया जाता है। ब्लड यानी कि रक्त में, रक्त में पाए जाने वाला एंटीबॉडी, यानी कि यह ब्लड के रूप में, एंटीबॉडी के रूप में पाई जाती है। यह रक्त में जनरली पाया जाता है एंटीबॉडी के रूप में, है कि नहीं। और एक होता है आईजीएम, आईजीएम संक्रमण होने पर, संक्रमण होने पर, किसके संक्रमण होने पर, शरीर के संक्रमण, संक्रमण होने पर पहली बार प्रतिक्रिया करने वाली पहली एंटीबॉडी, पहली एंटीबॉडी, एंटीबॉडी यही होती, यही होती। अगर मान लिया कि किसी भी व्यक्ति को, और यहां से भी एक क्वेश्चन पूछ दिया है आईजीएम, तो आईजीएम पहला बार अगर किसी को कोरोना संक्रमित हुआ होगा या कोई रोग से ग्रसित होगा, तो सबसे पहले यही लड़ना शुरू करता है आईजीएम। तुम घर में घुस कैसे गया, तो पहली बार चौकीदारी का कोई काम करता है, तो चौकीदार के रूप में पहलक्का अगर कोई जान निछावर करने के लिए तत्पर रहता है तो आईजीएम ही रहता है। हाँ, या जस्ट संक्रमण अगर शरीर पहली बार हुआ होगा तो पहली बार प्रतिक्रिया करने वाला पहला एंटीबॉडी आईजीएम ही होता है। पहली बार यह जो है पूरा दाव लगा देता है। देखिए इस सबका शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखाएंगे, तो ADEEM, यानी कि हम सबको एक सीक्वेंस में लिख दिया है अल्फाबेट के रूप में, क्योंकि आईजी सब में ADEGM अल्फाबेट में या इसी सीक्वेंस में आएगा। अब ए क्या काम करेगा, तो दिमाग में तुरंत, दिमाग में एक ही पॉइंट याद रखिएगा, तरल वाला जितना पदार्थ होगा ना, तरल वाला जितना पदार्थ होगा ब्लड को छोड़कर, एक ट्रिक बता दे रहा, शायद ही कोई आपको कहीं मिलेगा ये, तो यह तरल वाला जितना पदार्थ होगा उसमें जितना भी एंटीबॉडी बनेगा वो आईजीए के कारण होगा। जैसे हो गया आपका आंसू हो गया, सलाइवा हो गया, लार हो गया, माँ का दूध हो गया, और माँ का दूध वाला पूछ चुका है। अब बताइए, जो इस टाइप से पढ़ के जाते हैं तो दिक्कत नहीं होती। आईजीडी, आईजीडी जो होता है, डी का मतलब हो गया डी, डी का आधा करोगे तो बी आएगा, डी का आधा करेंगे तो क्या आएगा, चौथे स्थान पर है, चौथे के स्थान पर आधा करोगे तो बी आ जाएगा। तो बी से बीटा सेल, और बीटा सेल क्या होता है, इंसुलिन का उत्पादन करता है, तो बीटा सेल के उत्पादन में यह प्रेरक का काम करता है। तो आईजीडी क्या करता है, बीटा सेल को यह कैटलिस्ट के रूप में काम करता है या उसकी प्रतिरक्षी के रूप में काम करता है। आईजीई, आईजीई, आईजीई दोनों पर, आईजीई का मतलब है तत्काल संक्रमण होगा। तत्काल संक्रमण के लिए क्या होगा, तो आईजी बीच वाला जो है
तत्काल संक्रमण के लिए एंटीबॉडी का निर्माण का काम कर देगा। और इसको अति संवेदनशीलता के लिए भी कहा जाता है। तत्काल संक्रमण एंटीबॉडी के लिए में आईजीई को कहा जाता है तत्काल संक्रमण। और तुमको कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर आप तो बोले थे कि आईजीएम जो है संक्रमण होने पर शरीर पर पहली बार प्रतिक्रिया करने वाली पहली एंटीबॉडी तो आईजीएम होता है। आप कह रहे हैं आईजी है तत्काल संक्रमण का एंटीबॉडी के रूप में काम करता है। तो एक बात जान जाइएगा, आईजीई और आईजीएम में थोड़ा सा टेक्निकली अंतर है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आईजीई तत्काल संक्रमण एंटीबॉडी के रूप में, यानी संक्रमण इसमें हो चुका है, इसमें ऑलरेडी संक्रमणित हो चुका है, तब यह काम करेगा। लेकिन आईजीएम अभी संक्रमणित हुआ नहीं है, लेकिन पहले ही उससे कि शरीर में तुम घुसोगे नहीं, तो शरीर में हम घुसने नहीं देंगे, वह पहले लड़ाई लड़ने का काम करता है। अभी शरीर संक्रमणित नहीं होता है, यानी कि संक्रमण होने से पूर्व यह लड़ाई लड़ना शुरू कर देता है। यानी कि संक्रमण होने पर शरीर पर पहली बार प्रतिक्रिया करने वाली यह पहली एंटीबॉडी है, यानी कि प्रतिक्रिया ये देता है। जबकि यह तत्काल संक्रमण के बाद एंटीबॉडी यह प्रतिक्रिया देता है, यानी कि यह रिएक्शन देता है, ये रिएक्शन देगा एम, लेकिन एंटीबॉडी का निर्माण करेगा ई। ये ध्यान रखिएगा, अति संवेदनशीलता के रूप में किसके द्वारा मध्यस्थता की जाती है, तो यह मध्य में ही बसा हुआ है, मध्यस्थता करता है, तो मध्य में भी है, दो ऊपर और दो नीचे, तो इस ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। और आईजीजी या ब्लड के रक्त में पाए जाने वाला, और आईजीएम संक्रमण होने पर पहली बार शरीर में यही प्रतिक्रिया देगा, रिएक्शन करेगा, उससे लड़ेगा आईजीएम। मुझे लगता है कि इसके बाद अब आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, या 5 प्रकार का एंटीबॉडी प्लाज्मा द्वारा शुरू की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मेंडेलियन वंशागति के नियम नहीं है? तो देखिए, अब यही मैं आपको सिद्ध करके बता देता हूं कि पीछे जो मैंने डिस्कशन कराया था मेंडलीव का, उसमें 3 नियम की चर्चा किया था पीछे, और वह 3 नियम से मैं यही नहीं हवा में बोल रहा, वीडियो उठाकर देख लो सारा। मैंने बताया था 3 क्वेश्चन कल प्रूफ किया था, और चौथा या 5वां क्वेश्चन ये प्रूफ कर रहा, यानी कि यह सब इसी पर आधारित। जो ग्रुप डिस्कशन सही से पढ़ लगा होगा, वह नेक्स्ट एग्जाम जब दिया होगा तो 6 क्वेश्चन का एग्जैक्ट साइंस में उसको बूस्टअप कर दिया, यानी कि वह कितना सबसे आगे हो गया। 6 का क्वेश्चन नहीं है, 3 तो यह सिर्फ निगेटिव ही है, तो 8 नंबर का लीड ले लिया। 8 नंबर का लीड लिया हुआ नॉर्मल बच्चों पर, जो 8 नंबर से लीड ले लिया, और फिर कहां किसी के पल्ले आने वाला है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मेंडेलियन वंशागति का नियम नहीं है? नहीं शब्द बोला है। प्रभुत्व का नियम बिल्कुल बताए थे कि अगर ये बौना है, ए वाला अगर बौना है, और बी वाला जो है अगर लॉन्ग है, बड़ा वाला है, अगर B1 कर देंगे तो प्रभावी कौन हो जाएगा? जो प्रभावी, मान लीजिए कि ये प्रभावी वाला गुण है, ये प्रभावी वाला गुण है, और ये अप्रभावी वाला गुण है। तो गुण अगर यह लंबा वाला है, ये लंबा वाला है, और यह बौना वाला है, तो पौधा क्या कैसा होगा? लंबा होगा। कई बार देखते होंगे कि माता पिता में भी देखते होंगे क्रॉस सेक्शन होगा कि माता बहुत नाटी कद की है और उसके पिताजी बड़े कद के हैं। तो ये निर्भर करता है कि उस समय जो जाइगोट बनता है या मिलन होता है गुणसूत्र में, तो उन गुणसूत्र में जिसका जीन ज्यादा प्रभावी होता है, जैसे पिताजी लंबे हैं और पिताजी का गुण अगर प्रभावी हो गया तो वो होने वाला संतान लंबा होगा। अगर माताजी का जीन प्रभावी हो गया पिताजी के ऊपर, और माताजी अगर नाटी कद के है, तो होने वाला संतान नाटे कद का हो। तो ये सभी चीजें प्रभावी गुण, तो ये प्रभुत्व का नियम बिल्कुल होता है मेंडेलियन वंशागति में। पीछे मैं पढ़ा चुका हूं, पूरा पिक्चर के साथ बताए थे। स्वतंत्र अपघटन का नियम क्या यह होता है? ध्यान दीजिएगा,
पृथक्करण का नियम बिल्कुल सेपरेशन लॉ होता है। और युग्मकों की शुद्धता, युग्मकों की शुद्धता होती है क्या? युग्मकों की शुद्धता होती है क्या? तीन सोच समझ के आप बताइएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है यहाँ, देखिए स्वतंत्र अपघटन का नियम, पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता, वंशागति नियम में नहीं है। नहीं, क्या युग्मकों की शुद्धता हम कहीं पढ़ाए थे क्या? मेंडल के नियम के अनुसार स्वतंत्र स्वतंत्र विहुवन का नियम तो है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोसिएशमेंट है, लॉ ऑफ सेग्रेशन है, पृथक्करण का नियम है, पृथक्करण का नियम तो है, ये दो तो मिल गया। यानी कि अब मुझे स्वतंत्र अपघटन का नियम और युग्मकों की शुद्धता पर चर्चा करना है। इस पर देखिए, स्वतंत्र विहुवन यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशोरमेंट का है, स्वतंत्र अपघटन का नियम तो होता है, अपघटन का नियम। स्वतंत्र विहुवन नियम को ही स्वतंत्र अपघटन का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग लक्षणों का जीन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग अलग पीढ़ियों में जाते हैं। तो अलग अलग पीढ़ियों में जाते हैं तो स्वतंत्र अपघटन का नियम होगा भाई, स्वतंत्र अपघटन का नियम होगा। युग्मकों की शुद्धता की बातें नहीं हो, इस थोड़ा सा घुमा दिया था स्वतंत्र अपघटन का नियम, एक थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया है। स्वतंत्र अपघटन का नियम क्या होता है? स्वतंत्र, इसको अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशोरमेंट का मतलब यह बताता है कि अलग अलग लक्षणों के जीन, अलग अलग लक्षणों के जीन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग पीढ़ी में जाते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग पीढ़ी में जाते हैं। स्वतंत्र, ये खाली भाषा का खेल खेला है या? इसको हिंदी इंग्लिश में रहता तो हम उसको और भी ज्यादा ढंग से करते। स्वतंत्र अपघटन, तो स्वतंत्र रूप से तो अलग अलग जाता है और अपने पहचान अलग अलग रखता है। स्वतंत्र अपघटन के नियम, बिल्कुल। युग्मकों की शुद्धता, युग्मकों की शुद्धता ऐसी तो बनी नहीं रहती है। हम कहें कि युग्मकों की शुद्धता, मान लिया कि इस शब्द को काटने के लिए हम एफ कर सकते हैं, एक लंबा वाला ले, तौल ले, और एक जो है नाटा कट के ले, तो इसका गुण जो प्रभावी होगा, बल्कि ये पला प्रभावी है तो लंबा तो होगा, लंबा तो होगा, लेकिन यह युग्मक बना, उस पर शुद्धता कहां बना रहा? ये वाला कहेगा कि हमारा गुण तो आया ही नहीं, तो युग्मकों की शुद्धता कहां बनी रही? नहीं, ऐसा हम कह नहीं सकते। हाँ, थोड़ा सा ये शब्द घुमाया, एक बार और देख लीजिएगा इसको। मुझे जहां तक लग रहा है कि यह शब्दों से खेला है, बी और डी में से कोई उत्तर जा सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जाएगा, युग्मकों की शुद्धता ज्यादा होगी। कई लोग बताते हैं स्वतंत्र अपघटन का नियम, स्वतंत्र अपघटन को एक बार और बताता है, स्वतंत्र विहुवन नियम होता है, अपव्यूहन नियम, अपव्यूहन नियम, लेकिन अपव्यूहन न लिखे वह अपघटन कह दिया है। इसलिए थोड़ा इसमें सोचना होगा कि शब्दों से खेला है। लो, इंग्लिश में क्या लिखा है, अगर इंग्लिश वाला रहता तो हम इसको उत्तर देने में तुरंत हम क्लियर कर देते। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशोरमेंट अगर लिखा हुआ होगा तो यही जाएगा, तब तो 100% यही जाएगा। यह बताता है कि अलग अलग लक्षणों के जीन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग अलग जाते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल यही डी ही जाएगा इसका। ये शब्दों का खेल। वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए, और बताइए एक और, या पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा या छठा क्वेश्चन, क्या वाटसन और क्रिक पीछे में पढ़ाया था कि नहीं? डिस्कशन में पढ़ाए थे, हूबहू क्वेश्चन आए हैं। वाटसन और क्रिक जो पढ़ाया था वही आया, यानी कि डीएनए, और पूरा हम डिटेलिंग बताए थे, किसमें कौन समानांतर जाएगा, किसमें वृत्ताकार जाएगा, प्रति समानांतर जाएगा, लंबवत जाएगा, हूबहू ये सवाल आए। यानी कि पांचवा या छठा क्वेश्चन, पीछे जो क्वेश्चन डिस्कशन हम कराए थे, अगर जो देखा होगा
वह तो मार दिया होगा बाजी। या सी जाएगा प्रति समांतर होता है, जस्ट अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट जाता है। मैं पढ़ाया था कि नहीं, विथ पिक्चर बता के बताया था, शायद ही आपको कहीं पर मिला होगा। इस प्रकार के स्ट्रक्चर हम बताए थे, है कि नहीं। ये ऊपर का स्ट्रेन जो है अलग अलग का होता है, और इसकी संरचना जो होती है इस टाइप से होती है डीएनए। और डबल हेलिक्स क्यों इसलिए कहा जाता है कि देखिएगा इसमें डबल पर दो तरफ से लगा हुआ डबल हेलिक्स है, और ये जो गमन करता है एक दूसरे के विपरीत प्रति समानांतर में करता है, प्रति समानांतर करता है। प्रति समानांतर अवस्था डीएनए के दो तंतुओं में एक दूसरे के प्रति समानांतर चलते हैं। प्रति समानांतर का अर्थ होगा कि एक तंतु की दिशा अगर 5 नॉट है, ये भी पूछ सकता है, एक का अगर 5 नॉट कहा जाता है तो एक दूसरे का होता है 3। तो ये भी पूछा जा सकता है, प्रति समानांतर में अगर डीप जाकर पूछ देगा तो 5 डॉट और 3 डॉट का डिफरेंसेस होता है, और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट होता है, इसलिए प्रति समानांतर चलेंगे, है कि नहीं। और ये आपका हम लोगों ने इसकी चर्चा कर दी थी डबल हेलिक्स में। दो तंतु में डीएनए में दो पॉलीमर देख रहे होंगे, एक ऊपर से एक नीचे से आती है, ये श्रृंखला होती है और एक दूसरे के चारों ओर लिपटी रहती है। क्या चारों ओर लिपटी हुई है कि नहीं। तो ये इसको कहते हैं दो तंतु स्ट्रैंड्स जिसको कहते हैं। और एक होता है पूरक क्षार जुग्म। तो पूरक क्षार जुग्म जो होता है मैं बताया था ए टी और सी जी। ए टी डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है और सी जी जो होता है वह ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा। आगे बताऊंगा। एटी जो होता है एडेनिन और थाइमिन, यह जो होता है डबल बॉन्ड में होता है, एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, यह पाई बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड होगा और एक सिग्मा बॉन्ड होगा, और ये ज्यादा मजबूत बॉन्ड होता है। इसलिए आगे जब हम यूरेसिल में जाते हैं तो इसी में डीएनए से आरएनए में जाते हैं। आरएनए में हो जाता है क्या, इसी टी के जगह पर यूरेसिल हो जाता है आरएनए में। यानी कि यह तोड़ना आसान है डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड की तुलना। तो ये सारी की सारे ये सारी की इसलिए सारी चीजें मैंने बताया था प्रति समानांतर चलेगा। बताइए, ये सारी चीजें बता दी। ड्रोसोफिला के आनुवांशिक मॉडल। तो सबसे पहले तो यही पता कर लीजिए, इसको घरेलू मक्खी को कहा जाता है। भाई ये घरेलू मक्खी ना लिखे, उसका वैज्ञानिक नाम लिख देगा। अब देखिए कि लड़का घबरा जाएगा। ड्रोसोफिला कुछ और नहीं, घरेलू मक्खी है जो भिनभिनाती रहती है। मधुमक्खी नहीं, मक्खी का वैज्ञानिक नाम है ड्रोसोफिला। आनुवांशिक मॉडल जीव रूप में किसने लोकप्रिय बनाया, इसकी बहुत ग्रेगर मेंडल आनुवांशिकता से है, वो जाएगा ही नहीं। मेंडल आनुवांशिकता से, जेम्स वाटसन, वाटसन एंड क्रिक तो डबल हेलिक्स की रचना की थी, थॉमस हंट मॉर्गन और रोजलिंड फ्रैंकलिन। तो रोजलिंड फ्रैंकलिन तो फिजिक्स में है, तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो 44 का बी उत्तर जाता। ना जानते हुए, ना जान रहे थे तो भी आप कर लेते एलिगेशन मेथड। अरे मेंडल जो है, अब थॉमस हट मार्गन क्या था, थॉमस हट मार्गन फल मक्खी जिसको ड्रोसोफिला मेलोनोस गास्टर कहा जाता है, और आधुनिक आनुवांशिकी की इसी को कहा जाता है आधुनिक आधुनिक आनुवांशिकी, वांशिकी की नींव रखी इन्होंने। आप कहे गए कि सर ग्रेगर मेंडलर ने दिया था आनुवांशिकता। हाँ, प्रारंभिक अवस्था में आनुवांशिकता की खोज की थी इन्हें। और
इन्होंने मटर के पौधा जिसका गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र 7 होता है, 7 होता है, बहुत जटिल नहीं होता है, इसलिए इनका खोज करना आसान हो गया आनुवांशिक गुणता के कारण। यहाँ पर 1933 का नोबेल प्राइज, इसलिए इसी के आधार पर 1933 का इन्हें नोबेल का प्राइज दे दिया। नोबेल प्राइज विनर इसी के आधार पर दिया, थॉमस हंट मॉर्गन, आधुनिक चीज के रूप में यह दिया गया था। और रोजलिंड फ्रैंकलिन के बारे में एक तो फ्रैंकलिन ने दिया था फिजिक्स में, एक है ये रोजलिंड फ्रैंकलिन है। इन्होंने डीएनए की आणविक संरचना में डीएनए के आणविक संरचना, डीएनए का डबल हेलिक्स का वो दिया था वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स का। लेकिन डीएनए की आणविक संरचना की खोज, संरचना के बारे में बताया था, बारे में आणविक संरचना या डीएनए के आणविक संरचना के बारे में बताया था। और यह वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स की संरचना के बारे में बताया था। दोनों में अंतर है, डीएनए की आणविक संरचना और डीएनए के डबल हेलिक्स की संरचना में, दोनों में अंतर है। यह आणविक संरचना के बारे में कहा था रोजलिंड फ्रैंकलिन ने, यह पहली बार बताया था, है कि नहीं। और इसका एक बड़ा मशहूर है फोटो 51, बड़ा प्रसिद्ध है। रोजलिंड फ्रैंकलिन से रिलेटेड है फोटो 51। फोटो 51 रिलेटेड टू इन वह लक्षण जो किसी जीव के जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है, कहलाता है उत्परिवर्तन, परिवर्तन, अनुकूलन, संकर। वह जीवित रहने की भावना को बढ़ा देगा। 45 का सी होगा अनुकूलन, एडॉप्टेशन। लेकिन उत्परिवर्तन क्या है भैया? उत्परिवर्तन उसको कहते हैं कि डीएनए के अनुक्रम में परिवर्तन कर देते हैं जिससे कि विविधता आए। तो विविधता के लिए यह विविधता के लिए रिस्पॉन्सिबल इसमें डीएनए की संरचना में परिवर्तन किया, परिवर्तन कर दिया, इसलिए उत्परिवर्तन नाम दिया गया, परिवर्तन कर दिया जाता। दूसरी नंबर बात, यह विविधता के लिए रिस्पॉन्सिबल तो है ही, और ये भी आप ध्यान रखिएगा, यह कई बार फायदेमंद भी होता है, फायदेमंद भी हो सकता है, या नुकसानदेह भी हो सकता है। कई बार नुकसानदेह भी हो सकता है, नुकसानदेह भी हो सकता है, नुकसानदेह भी हो भी हो। और परिवर्तन तो जानते हैं प्रकृति का नियम है, और संकर जो है 1 से 2 के बीच में किया जाता है। दैट्स इट, पूरी की पूरी मैंने खत्म कर दी है। अब आप लोग ये बताएंगे कैसा लगा।